गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है। 5 चैप्टर है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम का हम पार्ट 2 करेंगे आज। पार्ट 2 में एक्टिविटी 5.2 करेंगे। एक्टिविटी 5.2 में क्या है, इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ये पूरी क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप की एक एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर, हमने कुछ क्या ले लिए, कुछ कंटेनर ले लिए, 1 या 2 या 3 4 प्रकार के हमने कंटेनर ले लिए। फिल दैम विद पॉपकॉर्न, एक में पॉपकॉर्न डालिए, एक में पीनट्स डालिए, एक में रोस्टेड ग्राम डाल लिए, टॉफ़ीज़ डाल ली, ठीक है। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। तो हमने क्या कर लिया, हमने स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड कर लिया और एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट होने चाहिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप। अब एक में 7 है, 7 के आगे कितने हो गए, 7 में से एक के 3 हैं तो 7 के कितने हो गए, 31। मतलब कि पूरे एक ग्रुप में 31 स्टूडेंट हैं, ठीक है। सब ग्रुप containing 1, 2 and 4 students. Label them as first, second and third generation respectively. These subgroup represent the consumer as population is growing and second and third generation have large number of consumer. देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने पहले ग्रुप बना लिए पूरी क्लास के। एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट हैं, तो ऐसे ऐसे हमने क्या कर लिया, क्लास के ग्रुप बना लिए और हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं। और 7 स्टूडेंट के आगे 3 सब ग्रुप बना लिए, मतलब कि 31। एक ग्रुप में कितने हो गए, 31। तो टोटल कितने ग्रुप हैं, 7। 31 एक में है, 31 दूसरे में, 31 तीसरे में, 31 फोर्थ में, फिफ्थ में 31, सिक्स्थ में 31 और 7th में भी 31। इतने स्टूडेंट हैं, उनको लेबल कर दिया, उनके ऊपर लिख दिया कि ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 3 का है, ये ग्रुप 4 का है, ये ग्रुप 5 का है, ये ग्रुप 6 का है और ये ग्रुप 7 का है। अब हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट है जिसमें हमने 7 स्टूडेंट लिए हैं, ठीक है, उनको हमने फर्स्ट जनरेशन मान लिया, जिसमें हमारे 31 स्टूडेंट हैं। 31 क्या हैं, एक ग्रुप में स्टूडेंट हैं, 31 दूसरे में, ऐसे 7 ग्रुप में 31 हैं, उनको हमने सेकंड जनरेशन मान लिया। और आगे जो सब ग्रुप हैं 3-3 हैं, उनको हमने क्या मान लिया, थर्ड जनरेशन मान लिया। इस तरह से हम जनरेशन मानेंगे। उसके बाद है हमारे पास दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोविंग। कहते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे जैसे हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के कंज्यूमर्स होंगे वो अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे, मान के चलो हमारे पास 7 पहले में कितने लिए थे हमने, 7 लिए थे। दूसरे में कितने लिए थे हमने, 3 ग्रुप लिए थे। अगले में अगर हम 4 लें तो अपने आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई ना। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो उतना ही उनको खाने के लिए चाहिए, तो पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑफ टेबल। अब हमने पहले 7 ग्रुप लिए थे, पहले कितने लिए थे, 7 ग्रुप लिए थे। कितने ग्रुप लिए थे, 7 ग्रुप लिए थे। मान के चलो हमने 7 ग्रुप को क्या किया, ये 7 के 7 ग्रुप को एक एक कंटेनर दे दिया हमने। क्या दे दिया, एक एक कंटेनर फुल भर के दे दिया। अब हमने क्या देखना है, देखो, द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप कंज्यूम ईटेबल फ्रॉम द कंटेनर देयर ग्रुप। पहले तो सभी ग्रुप ने जो अपने हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के हैं, जो ये इन्होंने जो खाना था खा लिया, ठीक है। जो बच गया वो सेकंड जनरेशन वाले कितने हैं, 3 हैं। एक में कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3। इसने अपना कंटेनर जो बच गया इसको दे दिया, इसने जो अपना कंटेनर बच गया वो किसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है। इसने जो अपना कंटेनर बच गया किसको दे दिया, आगे इन 3 को दे दिया। इस तरह से हम थर्ड जनरेशन को देते जाएंगे। अब इन्होंने देखो, फर्स्ट जनरेशन ये थी, इसने खाया, ठीक है। इसने खाने के बाद क्या किया, अपने जो 3 ग्रुप हैं उनको दे दिया। 3 ग्रुप ने जो अपने फर्दर सब ग्रुप हैं उनको दे दिया। अगर बच गया तो देगा ना, अगर बच गया खाने वाला तब देगा। अब देखो, नाउ आस्क दी सेकंड जनरेशन कंज्यूमर टू ईच ग्रुप टू डू सेम। तो हमने सेकंड ग्रुप के कंज्यूमर को कहना है कि इस तरह ही आपने करना है। सेकंड ने कंटेनर लिया, जो खाना था खा लिया, फिर फर्दर आगे दे दिया। थर्ड ने भी ऐसे करना है, फोर्थ ने भी ऐसे करना है, फिफ्थ ने भी, सिक्स्थ ने भी, 7 के 7 ग्रुप ने ऐसा करना है।
अब क्या करना है, इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, अगर कंटेनर में कुछ बच जाता है, आस्क थर्ड जनरेशन फॉर ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, अगर सेकंड जनरेशन वाला अगर कुछ छोड़ देता है कंटेनर में तो फर्दर तभी देंगे ना, तो ये कह रहे हैं कि थर्ड जनरेशन को दे। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन गोट ईटेबल और नॉट, तो हमने ये नोट करना है कि जो थर्ड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ये 7 हो गए, थर्ड जनरेशन हर एक के 3-3 हो गए, सेकंड जनरेशन ये है हमारी, देखो फर्स्ट जनरेशन ये है 7 स्टूडेंट, ठीक है, सेकंड जनरेशन है हमारे हर एक के 3-3, और थर्ड जनरेशन जो आगे ग्रुप बनाएंगे हर एक के 3-3 फर्दर, वो उनको किस किस को मिला खाने को ये देखना है हमने। आल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज़ लेफ्ट एनी ऑफ द कंटेनर, अगर कुछ बचा है तो आपने ये भी ऑब्जर्व करना है। उसके बाद है हमारे पास assume that eatable in the container represent the total availability of the exhaustable natural resources like कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। उस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि किस ग्रुप को कितना खाने के लिए चाहिए। उसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की कितनी किसको कितनी ज़रूरत है। इस ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, अब देखो ज़रूरी नहीं है जितना ये खाएंगे उतना ही ये खाएं, अब जितना ये खाएंगे उतना ही ये खाएं ये भी ज़रूरी नहीं है, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, तो इसलिए हमने ये देखना है किसको ज़्यादा चाहिए किसको कितना कम चाहिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसको देती है, जो लो पॉवर्टी वाले लोग हैं उनको खाने के लिए देती है, क्यों, क्योंकि उनके पास इतना खाने के लिए पैसा नहीं है इसलिए उनको देती है। और जो हाई जनरेशन वाले लोग हैं, मान के चलो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 पप्पी हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ज़रूरी थोड़ी है दोनों एक जितना खाएंगे, कोई कम खाएगा कोई ज़्यादा खाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे है, कोई फर्स्ट जनरेशन के कम खाएंगे, सेकंड जनरेशन के क्या ज़्यादा खाते हों। तो यहाँ पे देखना है आर दी अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या जो पहली जनरेशन के हैं वो ज़्यादा लालची हैं। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अब देखो जो हमारे माता पिता ये सोचते हैं कि ये बच्चे के लिए रख लें, बच्चे खा लेंगे, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए रख लें, हम हमारे बच्चे खा लेंगे, हमारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित कर दें हमारे बच्चे। तो उसी तरह से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना है, सेव करना है। In this chapter we learn about some exhaustible natural resources like कोयला, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remain of living organism fossils. देखो ये जो हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती है वो किससे बनती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अवशेष बचते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव जीव हैं जो, वो जब क्या करते हैं मरने के बाद मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, उनके दबने से, गलने से, सड़ने से क्या बनते हैं हमारे पास, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनती है। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, और इनको ही क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। जो डेड रिमेन होता है और जो मिट्टी के नीचे दब जाता है उसको क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं जितना पढ़ा है देखेंगे। देखो आज के लिए हम 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट नंबर 4 है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होती हैं, द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल। जो डेड रिमेन्स होता है मतलब मरने के बाद जो बच जाता है जीवित जीवों का, उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल। अवशेष होता है, फॉसिल का मतलब होता है अवशेष। अवशेष क्या होते हैं, जो पीछे बच जाते हैं मरने के बाद जीवित जीवों के, उनको अवशेष बोला जाता है। अब आगे देखते हैं हम फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जो अवशेष से बना हुआ फ्यूल्स है हमारे लिए, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो। द फ्यूल फॉर्म्ड बाय द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कहते हैं जो फ्यूल, जो हमारे पास फ्यूल बनता है, जो हमारे पास देखो जो फ्यूल है हमारे पास, जो ईंधन है, फॉर्म्ड बाय द रिमेन ऑफ डेड प्लांट, जो किससे बनता है, रिमेन ऑफ डेड प्लांट। जो हमारे पास पौधे हैं वो मर जाते हैं, उनके मरने से, पशुओं के और पौधों के मरने से जो
बनता है उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब हमारे पास अवशेष ईंधन। क्या बनता है? अवशेष ईंधन। अवशेष ईंधन से जो हमारे पास अवशेष ईंधन किससे बनता है? पौधे और पशुओं के मरने के बाद जो ईंधन बनता है उसको क्या बोला जाता है? अवशेष ईंधन बोला जाता है। आज के लिए 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट और मेन थिंग्स सभी करनी है। मेन थिंग्स में आ जाता है इनएग्जिक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अनएग्जिक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बाद है हमारे पास एग्जिक्यूटेबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल एंड अदर मिस्क में। अदर मिस करनी है कर लेना, वरना रहने देना, यहाँ तक ज़रूरी है। ये करनी है आपने, मेमोराइज़ करनी है और मेन थिंग्स सभी राइट करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।